Okay, so now we start the chapter number 7, अंडरस्टैंडिंग द डाटा। ठीक है, समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना आपको? दीपक आवाज आ रही है? ओके, तो अंडरस्टैंडिंग द डाटा, हम चैप्टर नंबर 7 है हमारा बुक का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली डेटा के बारे में मैं बताना चाह रहा था। आपका डेटा एक्चुअल में होता क्या है? डेटा मतलब एनीथिंग, जो भी आप इनपुट कर रहे हो दैट इज डेटा। तो आप जो कुछ भी एंटर करते हो सिस्टम के अंदर, नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल, किसी पर्सन के ट्रांजेक्शन की डिटेल, वो सब क्या रहता है? डेटा रहता है। कल भी मैंने इसके बारे में आप सब लोगों को बताया था कि डेटा का क्या मतलब होता है। उसके बाद में होता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, कि डेटा का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है? क्योंकि डेटा ही इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आज के टाइम पे जो भी आप सब कुछ देख रहे हो वो डेटा का ही रोल है सब जगह। आप बैंक के अंदर जा रहे हो, आप एजुकेशन के अंदर हो, कहीं पे भी हो, तो डेटा से ही सारा प्रोसेस होता है। आपका रिजल्ट तैयार हो रहा है, आपकी हर इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए सेव की जा रही है। आप फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, सब पे डेटा ही रोल प्ले कर रहा है आपका। उसके बाद में डेटा के बाद में है, इसमें अपन ने कल भी डिस्कस किया था, मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कल रिपीट कर चुका हूँ। तो टाइप्स ऑफ डेटा भी मैं कल पढ़ा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ डेटा कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरीके के टाइप डेटा से रहते हैं, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो रहता है उसके अंदर उसके अंदर आपके जो डेटा है वो रो और कॉलम के फॉर्म में आते हैं। एक सेकेंड। तो जो डेटा है स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हैं वो किसके फॉर्म में आएगा? रो और कॉलम की फॉर्म में आएगा। तो रो और कॉलम की फॉर्म का मतलब है टेबल की फॉर्म में आएगा, जहां पे मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट और आइटम इन्वेंट्री, तो ये फिक्स है। डेटा इसी की फॉर्म में रहेगा कि जो इनपुट किया जाएगा वो इसी फॉर्म में इनपुट किया जाएगा कि आप जो भी कर रहे हो, कि यहाँ पे मॉडल नेम में ओनली मॉडल नेम का ही डेटा आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट नेम में आपका प्रोडक्ट नेम का ही डेटा आएगा, यूनिट प्राइस में आपका यूनिट प्राइस ही आएगा। इसके अलावा आपके डिस्काउंट वाले पार्ट में ओनली डिस्काउंट टाइप का डेटा आएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर्ड है, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर है, इसमें आप दूसरा और वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये तो हुआ डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जहाँ पे कोई डेटा का स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे न्यूज़पेपर होता है आपका, तो न्यूज़पेपर में कोई भी डेटा का स्ट्रक्चर नहीं रहता है। आप वहाँ पे कभी न्यूज़पेपर में एक दिन मॉर्निंग के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में इमेज आ जाती है, कभी टेक्स्ट आ जाता है, इस तरीके से, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं रहता है। चाहे आप कहीं पे वीडियो यूज कर लो, ऑडियो यूज कर लो, आप इस तरीके से जो डेटा होता है दैट इज आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। उसके बाद में आता है सेकंड थिंग्स होती है डेटा कलेक्शन, कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। तो डेटा को कलेक्ट करने के दो तरीके थे। एक तो डेटा आपका जो कलेक्ट किया जाता है वो फाइल्स में किया जाता है, दूसरा एक जो अभी हम यूज करते हैं डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो फाइल्स जो सिस्टम था वो पुराना सिस्टम था जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जा रहा था। बट आजकल आप जो सर्वर्स पे जो डेटा स्टोर कर रहे हो वह किसके थ्रू कर रहे हो? आप डेटाबेस के थ्रू कर रहे हो। तो डेटा वहाँ पे इस तरीके से स्टोर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अभी अपना रिजल्ट और ये सब स्टोर हो रहा है, वो सब आपके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है जाके कहीं न कहीं, चाहे वो आरबीएससी के सर्वर पे स्टोर हो रहा हो या सीबीएसई के सर्वर पे स्टोर हो रहा हो। डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज जो टॉपिक है उसके अंदर ये बताया हुआ है कि आप कहाँ किन किन डिवाइसेस का यूज करके डेटा स्टोरेज कर सकते हैं। मेमोरी, क्योंकि डेटा को स्टोर करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर होती है? मेमोरी की रिक्वायर होती है। और मेमोरी हमें कहाँ से मिलती है? सिस्टम से या किसी हार्डवेयर से। तो आप सब जानते हैं कि आप जो डेटा स्टोर करते हो, जैसे आप यूज कर रहे हो तो आप पेन ड्राइव में यूज कर रहे हो डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, मोबाइल का यूज कर रहे हो। तो ये सब स्टोरेज डिवाइसेज है जो डेटा को स्टोर करने के काम आती है। हार्ड डिस्क है आपकी, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि डेटा को प्रोसेसिंग करना। डेटा को प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? कि जो डेटा आपने स्टोर किया है उस डेटा को वापस से यदि आप अपडेट करना चाहो, रिट्राइव करना चाहो, तो वो कैसे रिट्राइव और किस तरीके से आप करोगे, तो उसके बारे में है ये कि डेटा को प्रोसेस करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं आपको कि आपने एक डेटा स्टोर किया, एक सेकेंड,
हाँ, तो आपने जैसे ही डेटा को डिफरेंट अपन उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। प्रोसेस मतलब जो इनपुट डेटा दे रहे हो वो, देन उसको प्रोसेस करना और स्टोर करना, और जो स्टोर डेटा है उसको वापस से रिट्राइव करना ही क्या कहलाता है, डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप रो डेटा कलेक्ट करोगे, उसको प्रोसेस करोगे और उसको क्या बनाओगे, इन्फॉर्मेशन बनाओगे। इन्फॉर्मेशन मतलब एक मीनिंगफुल उसकी इन्फॉर्मेशन दोगे कि ये इस चीज़ के लिए यूज हो रहा है। इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट या टेक्स्ट, किसी की भी फॉर्म में भी वो जो डेटा है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ए इनपुट किया, प्लस इनपुट किया, बी इनपुट किया, तो ए प्लस बी एक इन्फॉर्मेशन बन गई, वो जाके एक टेबल की फॉर्म में स्टोर हो गई। देन उसके बाद में उसको प्रोसेस किया, जो उसका आउटपुट आया और रिजल्ट आपको आउटपुट में वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे डेटा का प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं, डेटा कैसे प्रोसेस होता है कि जब आप अपना रिजल्ट देखते हो तो आप अपना आरबीएससी पे वेबसाइट या सीबीएसई वेबसाइट या indiaresult.com पे जाते हो। वहाँ जाके आप जैसे अपना रोल नंबर एंटर करते हो तो उस रोल नंबर से रिलेटेड जो भी डेटा है वो प्रोसेस होता है और वो आउटपुट में आपको आपके जो पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर है, आपके सब्जेक्ट के मार्क्स, आपकी परसेंटेज और आपके डिवीज़न, वो वहाँ पे शो कर देता है। तो यही जो टेक्निक है दैट इज नॉट डेटा प्रोसेसिंग। जो स्टोर डेटा है उसको प्रोसेस करना, कि आपने एक बार डेटा को स्टोर कर दिया तो आप उसको बार बार प्रोसेस कर सकते हो, उसमें यदि चेंज भी करना चाहो तो भी चेंज कर सकते हो, और उसमें आपको यदि कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है तो भी कर सकते हो। तो वो ही डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। किसी डेटा के अंदर चेंजिंग करना ही नॉन डेटा प्रोसेसिंग। नाउ स्टैटिकल टेक्निक फॉर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के लिए टेक्निक कौन कौन सी है? फॉर एग्जांपल जैसे कि हम वेबसाइट के थ्रू यदि आप नाम और इस चेंज कर रहे हो वो कर सकते हो आप। कुछ एक उसमें आपको डेटा प्रोसेस की परमिट होती है, कुछ एक चीज़ों में नहीं होती है। जैसे कि आप डेटा किसी भी पोर्टल पे लॉगिन करते हो तो आपको एक वो पासवर्ड फॉरगेट का ऑप्शन देता है, पासवर्ड फॉरगेट और पासवर्ड चेंज का ऑप्शन देता है। तो वहाँ आप उस केवल उस पासवर्ड वाले चेंज डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। बट आप कभी अपने रिजल्ट वाले डेटा में चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप उसको क्या नहीं कर सकते, आपके पास उसकी परमिशन नहीं है। तो ये आपका डेटाबेस प्रॉब्लम्स है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताया हुआ है कि डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं। कि जैसे कि एक स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन की बात करते हैं हम, तो एक स्टूडेंट है, उसका नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन मार्क्स, मोबाइल नंबर, फोटो, साइन और सेंटर चॉइस, ऑनलाइन पेमेंट की सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर होती है। फिर उसके बाद में उसका एग्जामिनेशन कार्ड जनरेट होता है जैसे वो फीस जमा कराता है। देन उसके बाद में दूसरा एग्जांपल है बैंक विड्रॉल फॉर कैश एटीएम। आप विड्रॉल करते हो एटीएम पे तो वहाँ पे कोई कुछ भी नहीं होता, वहाँ सारा किसके थ्रू प्रोसेस होता है, सारा डेटा के थ्रू ही प्रोसेस होता है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा पे ही हो रहे हैं। आप गलत इनपुट गलत पिन डालोगे तो आपको ट्रांजेक्शन कभी नहीं करने देगा। उसको कैसे पता चला कि आपने गलत इनपुट डाला है, गलत पिन डाला है? क्योंकि उसके पास आपका ऐसा कोई रिकॉर्ड तो स्टोर है कि आपका बैंक अकाउंट जो लिंक है वो पर्टिकुलर किसी एक एटीएम कार्ड नंबर से लिंक है, एटीएम कार्ड पे एक पिन एसोसिएटेड है, जो वह पिन जो आप डाल रहे हो वो उससे मैच होगा, तभी आप उससे विड्रॉल कर सकते हो, अदरवाइज आप उससे विड्रॉल नहीं कर सकते हो। उसके बाद में है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अब आपके पास डेटा का तो कलेक्शन हो गया है, बहुत सारा डेटा आपके पास हो गया है। अब आप पर्टिकुलर जैसे कि आपके बोर्ड का रिजल्ट का एग्जाम्स का डेटा हर टीचर्स ने इनपुट कर दिया, वहाँ पे इनपुट डाल के डेटा में स्टोर कर दिया। अब स्कूल को क्या चाहिए? स्कूल को चाहिए कि उसका टॉप स्टूडेंट कौन सा है, तो वह उस डेटा को प्रोसेस करके खाली एक स्टूडेंट का नाम निकालना चाहे तो वो कैसे निकालेगा? वो इस प्रोसेस में होता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर ही ये कई सारे डेटा में से इनपुट आउटपुट करना, जैसे एवरेज निकालना है कि हमारे स्कूल्स के अंदर या हमारे जो भी बोर्ड आपको हमेशा रिजल्ट दिखाता है तो वो शो करता है कि एवरेज स्टूडेंट्स के पासिंग मार्क्स इतने, कि 60% के इतने मार्क्स है स्टूडेंट्स के, 60 मोर देन 60% स्टूडेंट इतने मार्क्स लाए हैं, मोर देन 80% स्टूडेंट इतने मार्क्स लाए हैं, फर्स्ट डिवीजन वाले इतने हैं, सेकंड डिवीजन इतने वाले, पास इतने वाले हैं, फेल इतने वाले। तो वो सब एवरेज निकाल के आपको शो कर देता है। तो मीन यहाँ पे हमने 10th और 12th में भी पढ़ा था, 10th और सब जगह पढ़ते आए हैं हम स्टैटिक्स के अंदर, कि मीन का मतलब होता है आपका एक तरीके से एवरेज, कि आप पूरे जो डेटा स्टोर किया है आपने उसका एवरेज क्या होता है। जैसे कि बैंक में क्या होता है कि आपका एक एवरेज बैलेंस एक चीज़ होती है कि आपको इतना एवरेज बैलेंस मिनिमम मेंटेन करना ही होगा। तो वह कैसे कैलकुलेट करता है? वह ऐसे ही कैलकुलेट करता है, जो डेटाबेस में जितनी भी एंट्रीज आई है आपकी,
डेटा के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं उन सब एंट्रीज का वो एवरेज निकालता है और आपका एवरेज बैलेंस वो वहाँ पे शो होता है। तो ये एक प्रोसेस है मेजर सेंट्रल टेंडेंसी का। तो उसके बाद में आपको मीडियन निकालना हो, मीडियन निकालने के लिए मतलब मिड वैल्यू, कोई मिड वैल्यू निकालना चाह रहे हो आप, दैट इज मीडियन। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने डेटा को शॉर्ट किया और एक असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लाए कि जो नंबर वाइज है डेटा को स्टोर किया हमने, जैसे कि 85, 90, 90, ये 100, 102, 1110, 1110, 115, ये सब इस तरीके से डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशंस थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसका हम मीडियम निकाल सकते हैं, मिड निकाल सकते हैं जिसे बोला जाता है। उसके बाद में है आपकी मोड। किसी भी डेटा का आप मोड निकाल सकते हो, मतलब वो कितने टाइम रिपीट हो रहा है। एक्चुअल में वो डेटा यदि 60 नंबर्स 5 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो वो कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बोर्ड का रिजल्ट तैयार किया तो हमने तैयार किया कि हमें उन स्टूडेंट्स के नंबर चाहिए जिनके मार्क्स इंग्लिश में 80 है। तो हम क्या करेंगे कि मोड निकालेंगे, पर्टिकुलर उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लेंगे जिनके मार्क्स 80 है। तो दैट इज नॉट मोड। मेजर उसके बाद में है रेंज। आप पर्टिकुलर जैसे कि रेंज होती है हर डेटा की डेटाबेस के अंदर कि आपके जैसे नंबर है तो 0 to 100 आ सकते हैं आपके। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने हो सकते हैं, 0 to 100 हो सकते हैं आपके। तो वह उस डेटा की क्या होगी, रेंज होगी कि आपकी जो रेंज है, जो डेटा इसमें स्टोर होगा वह इस वैल्यू के बीच में ही स्टोर होगा, दैट इज रेंज। जैसे कि आपके मार्क्स करते हैं हम, मैं एग्जांपल बताऊं कि आपके मार्क्स का जो रेंज होगा वो 0 to 100 रहेगा। तो 100 से ऊपर कोई भी मार्क्स आपका नहीं आ सकता है और ना ही 0 से बिलो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर रेंज हो गई कि जो भी आप इनपुट उस वैल्यू के अंदर इनपुट करोगे वह आपका क्या रहेगा, 0 to 100 के बीच में ही रहेगा। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था हमारा डेटा के बारे में। इसके बारे में कल भी बता दिया था आपको और आज भी मैंने इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब जो हमारा जो मेन चैप्टर है वो होगा हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट चैप्टर डेटाबेस कॉन्सेप्ट, एसक्यूएल एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट। तो इसके बारे में भी आपको मैडम ने पढ़ा दिया है वैसे, तो मैं वैसे इसका इंट्रोडक्शन ही दूंगा आपको। डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में आपका हो चुका है, ये फाइल सिस्टम हो चुका है। एक सेकंड रुक जाइए कि कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस ये वाला चैप्टर आपके हो चुका है।
दीपक आपके ये हो चुका है क्या, एट्रीब्यूट, टपल्स, डोमेन, डिग्री, इन सब के बारे में पढ़ा दिया मैम ने, या इसमें कुछ बचा हुआ है? बताइए आप मेरे को। हेलो दीपक, आवाज आ रही है आपको?